नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी टॉपिक है वो इंडियन इकॉनमी में जो भारत में गरीबी गरीबी रेखा के कारण, उपाय तथा भारत सरकार के कार्यक्रम, इसके बारे में बात की जाएगी। गरीबी देखिए इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि वो हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। चाहे आप पीसीएस एग्ज़ाम दे हों, चाहे आरओ दे हों, चाहे आप जो है कि अधीनस्थ का कोई एग्ज़ाम, टीचर वगैरह के, हर एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन जो है कि गरीबी से रिलेटेड आपसे पूछ देता है। तो आज हम गरीबी चैप्टर को जो है स्पेशली एक नए तरीके से देखेंगे और गरीबी के बारे में सारी बातें बताएंगे कि कौन से लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा क्या होती है, हाँ, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कौन ऊपर आते हैं, कितने प्रकार की गरीबी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गरीबी का संदर्भ दिया गया है। इतनी सारी महिलाएं, बच्चे बैठे हुए हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक आपको सूचना दे दें कि आपके पास अगर हिम्मत है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पहले शेयर करिए, उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करिए, फिर इसका जो है कि आप महत्व समझेंगे। पहले आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। गरीबी के बारे में ये सब माना जाता है कि आमतौर पे गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है। इसमें एक शब्द गरीबी है, आर्थिक, सामाजिक वंचना और मूलभूत आवश्यकताएं, यही चार शब्द हैं जिनको आपको समझने हैं। आर्थिक का मतलब आर्थिक, आप समझ रहे हैं। सामाजिक वंचना का मतलब ये है कि सामाजिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है अगर वह गरीब है तो। गरीब से सामाजिक रूप से वंचित होने का अर्थ है कि समाज से वो अलग थलग दिखता है और समाज की जितने भी जो है कि व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनसे वो क्या होता है, दूर हो जाता है। और मूलभूत आवश्यकता का मतलब ये है, मेन बात है कि गरीब वही उसी व्यक्ति को कहेंगे जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं में आता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि भोजन, वस्त्र और मकान। अगर ये तीन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति तो उसको आप गरीब कहेंगे। ये सामान्य परिभाषा है गरीबी की। ठीक है। वह सामाजिक रूप से भी जो है वंचित हो जाता है। ठीक है। और साथ में वो आर्थिक रूप से वंचित तो होता ही है, क्योंकि वो तीनों ये आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। आधारभूत आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता उन आवश्यकताओं को कहते हैं बच्चों जिसमें आपको मिनिमम, मतलब जिंदा रहने के लिए मिनिमम जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। जिन चीज़ों को जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। अगर बात करेंगे गरीबी के बारे में, एक जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा था गरीबी की परिभाषा उन्होंने दी कि गरीबी और क्षमताओं का अभाव है, यानी आपके पास क्षमता की कमी है। ठीक है। आपके पास क्षमता की कमी है, उतना आप कैपेबल नहीं है, न कैपेसिटी है, तो जिस कारण क्या है आप गरीब हैं। यानी आप क्षमताओं के अभाव का अर्थ ये है कि आप अपने लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इसलिए आप गरीब हैं। तो आपके अंदर क्षमता नहीं है, ये अमर्त्य सेन ने कहा था। वही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में आप जानते हैं, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1990 में बना। ठीक है। पूरे विश्व में श्रम और ये लेबर से रिलेटेड जो है कि ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसने क्या कहा कि गरीबी जो है आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। बात वही है, वही अमर्त्य सेन वाली बात है कि आप अपने आधारभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति करने में क्या है, अक्षम है, यानी आप सक्षम है नहीं। अगर आप आधारभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान इत्यादि जो है प्राप्त कर लेते तो आप गरीब नहीं रहते। तो यही है। एक चीज़ और बता दें कि ये तो हुआ अमर्त्य सेन ने क्या कहा। हाँ, आईएलओ ने क्या कहा। यूएनडीपी के बारे में जाते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी ने कहा कि क्या कहा कि गरीबी बहुआयामी होती है। अब ये लोग गरीबी की सामान्य परिभाषा दिए। ठीक है। तो अब बहुआयामी का मतलब क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल,
मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे आयाम होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो व्यक्ति को, जिसको आप जो है कि रोटी और कपड़ा मकान दे दिए, वो क्या है कि गरीबी रेखा से बाहर निकल गया। नहीं, गरीबी रेखा से बाहर या गरीबी से बाहर निकलने के लिए इन तीन चीज़ों के अलावा भी उसको क्या चाहिए, शिक्षा। अगर ये तीन चीज़ें किसी को मिल रही है तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो गरीब नहीं है। अगर उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी वो गरीब है। स्वास्थ्य नहीं मिल रहा सही ढंग से, तब भी वो गरीब रह जाएगा। और जीवन स्तर से में सुधार नहीं हो रहा है उसके अंदर, तब भी वो गरीब ही रह जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर ये इम्पोर्टेंट है इन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद भी। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद बच्चों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में अगर सुधार हो रहा है, तब वो जो है क्या है, गरीबी से रेखा से बाहर या गरीबी से बाहर उसको निकाला जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया यूएनडीपी ने कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े उन्होंने 10 मानकों का प्रयोग किया कि शिक्षा में क्या क्या, कैसी शिक्षा, कितना दिन आप स्कूल जाएं, कितने तक पढ़ें, स्वास्थ्य में आपको किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, जीवन स्तर में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, शुद्ध पानी होने चाहिए, मान लीजिए स्वच्छता होनी चाहिए, और क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए। इस 10 मानकों के आधार पे उसने प्रयोग किया और गरीबी को क्या बताया यूएनडीपी ने कि बहुआयामी होती है। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई, बस एक बात क्लियर समझ में आ रहा है कि गरीबी का मतलब क्या है बच्चों, कि अपने मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति न कर पाए वह गरीब है। लेकिन यूएनडीपी ने इसमें एक नई बात जोड़ दी कि मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन तीनों चीज़ों पर भी अगर किसी व्यक्ति के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तभी वो गरीब है। तो गरीबी को इसने बहुआयामी बना दिया, किसने, यूएनडीपी ने। अब बात हम करेंगे नीति आयोग। नीति आयोग हमारे इंडिया की एक ऐसी संस्थान है, ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है भारत के विकास में के लिए। सबसे प्रथम संस्था यही है भारत के विकास के लिए। इससे पहले योजना आयोग था, जिसे जो है कि 2015 में रिप्लेस करके नीति आयोग एक नया संगठन बनाया गया। इसके हेड जो है कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और बाकी 4 5 6 सदस्य और होते हैं, कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो नीति आयोग क्या कहती है, नीति आयोग कहती है कि जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को जो पूरा नहीं कर पाता है वही गरीब है। जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर रहा है वो गरीब है। इन्हें गरीब परिभाषा। अच्छा, अब मैं बता दूं क्या करना चाहते हैं कि जीवित रहने के लिए नीति आयोग ने कहा कि पानी और भोजन की जरूरत होती है। स्वस्थ रहने के लिए उसको पोषण, ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ऊर्जा, विटामिन की ज़रूरत है। तथा दक्षता यानी स्ट्रेंथ, मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ मतलब दक्ष, स्ट्रेंथ का मतलब, दक्ष का मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि उसके काम में आसानी होगी। स्ट्रेंथ रहेगा उसके पास, कैसे काम में आसानी होगी, अगर मान लीजिए आपके पास आवास है, अच्छा अच्छा मकान है, तो मकान से आपका जो है कि टेंशन हट गया, आपका मानसिक तनाव हट गया एक तरह से कि आवाज़ की आपको ज़रूरत है। अब आप दूसरे कामों में अपना समय लगा पाएंगे। अच्छे वस्त्र हैं आपको, तो वस्त्र से आप मानसिक रूप से हट गए हैं। शिक्षा आपके पास अच्छी है, तो उस शिक्षा के की मतलब उसको यूज करके आप जो है बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आप हमेशा काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था है, तो बैंकिंग से आप पैसे लेन देन कर सकते हैं। जब भी आपको लोन की ज़रूरत होगी किसी बिजनेस, हाँ, किसी स्टार्टअप, किसी स्टैंडअप को स्टार्ट करने के लिए, योग्यता है तो अच्छी बात है, कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि दक्षता तभी आएगी जब आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, योग्यता, कानून व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये नीति आयोग ने भी इसको क्या बनाया, व्यापक बनाया गरीबी की परिभाषा को। और शुरू में इसने कहा था कि ये इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और दक्षता के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताओं को न पूरा कर पाता है वही गरीब है। क्लियर करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने कहा बच्चों ने कि मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 भागों में बांट दिया। इसने कहा एक न्यूनतम आवश्यकता होती है मनुष्य की, जिसमें उसे भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, और एक क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता होती है।
अब इतना से वह व्यक्ति क्या है, केवल खाना खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, स्वस्थ है, चल रहा है, हैं? और अपने आवास में रह रहा है, और शिक्षा के साथ साथ मतलब मान लो उसके पास एजुकेशन मिल गया है, वो किसी स्कूल में पढ़ाई कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक भी पैसे नहीं कमा पाएगा जब तक उसको बच्चे आप उसका क्षमता निर्माण का मतलब उसको ऊर्जा ऊर्जा की ज़रूरतें नहीं पूरा करेंगे, आप बीमा वगैरह व्यवस्था नहीं देंगे, सामाजिक सुरक्षा आती है, कानून व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं का आप पूर्ति नहीं करते हैं, तब भी वो व्यक्ति क्या है, वो पैसे कमाने लायक नहीं रह पाता। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा इसकी दो आवश्यकताओं में इसको बांट दिया। देख लीजिए, नीति आयोग ने कहा था कि जीवित और रहने और स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और दक्षता के लिए, तीन चीज़ों के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। दक्षता के बारे में हमने बता दिया, दक्षता में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, शिक्षा आ जाएगी, स्किल्ड आ जाएगा, यानी जो आप स्किल्ड करते हैं, कोई बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है, आईटीआई करते हैं लोग, तमाम तरह के कोर्सेज करते हैं अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए आप समझ ही रहे हैं, जीवित रहने के लिए समझ रहे हैं, जीवित रहने के लिए ये पानी, भोजन, स्वस्थ रहने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए। पोषण का मतलब है कार्बोहाइड्रेट हो आपके पास, ठीक है, ब्रेड आपके को डेली मिलता हो खाने के लिए, वो एनर्जी में ब्रेड और फैट भी मिलता हो, और साथ ही साथ प्रोटीन में आपको जो है कि प्रोटीन वाली चीज़ें, यानी कि दाल है, अंडा है, तमाम तमाम चीज़ें हैं, सोयाबीन है, ये सब सारी चीज़ आप खाते हो। विटामिन में आपको डेली फ्रूट्स मिलता हो, हाँ, फल्स मिलते हैं, और साथ ही साथ हरी सब्जियां मिलती हैं, तो आपको डेली विटामिन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ है। दक्षता के लिए आपके पास ये वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग योग्यता, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आपके अंदर दक्षता आएगी। और जब जीवित रहना, स्वस्थ रहना और दक्षता तीनों कंप्लीट हो जाएगा, तब आप गरीब नहीं माने जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने बताया, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। गरीबी के प्रकार की बात कर ले बच्चों, तो गरीबी के, देखो, अभी तक गरीबी के बारे में एक ही बात सोचो कि यूएनडीपी ने उसको बहुआयामी गरीबी माना था, नीति आयोग ने भी एक तरह से बहुआयामी ही गरीबी माना है। और सामान्य गरीबी की परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, उसे गरीब कहेंगे। ये गरीब की बात थी। अब गरीबी के हम प्रकार बता दें कि गरीब आखिर कितने प्रकार के गरीब हैं हिंदुस्तान में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गरीबी रेखा क्या होती है, किस लाइन के नीचे के लोग जो है कि गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे, और किस लाइन के ऊपर के लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर माने जाएंगे। आखिर लाइन किस चीज़ से बनाई गई है, लाइन किस चीज़ से बनाई गई है, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो गरीबी रेखा के प्रकार में आ जाइए, तो पहला है निरपेक्ष गरीबी, दूसरी है सापेक्षिक गरीबी। निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और सापेक्षिक गरीबी का मतलब रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है बच्चों का शुद्ध गरीब, निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है शुद्ध गरीब, ठीक, शुद्ध गरीब। जिससे जो है हम एग्जांपल आपको एक देंगे, एक मूवी है हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम जब आप मूवी देंगे तो उसमें जो है कि इरफान खान एक एक्टर हैं, हालांकि अब वो दुनिया दुनिया में नहीं रहे, उनके एक दोस्त है। तो इरफान खान क्या करते हैं कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अच्छा स्कूल माना जाता है, उसमें एडमिशन के लिए वो क्या है, जानबूझ के बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड बनवाते हैं और गरीब कॉलोनी में जाके रहने लगते हैं। वहीं पे उनका एक दोस्त मिल जाता है। लेकिन जब जो स्कूल की तरफ से ऑफिसर चेक करने जाते हैं कि भाई जो लोग गरीबी कोटा से स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं क्या वास्तव में वो गरीब हैं, तो जैसे ही ऑफिसर उनके घर पहुंचता है तो देखता है कि उनका बच्चा जो है कोल्ड ड्रिंक और पिज्ज़ा खा रहा है, समझ रहे हैं। तब उसका दोस्त जो इरफान खान का कहता है कि भाई ये लोग अभी ना हाल हाल में गरीब हुए हैं, ताज़ा ताज़ा गरीब हुए हैं, और हम लोग क्या है ना कि शुद्ध गरीब हैं, हमारे बाबा भी गरीब थे, पिता भी गरीब थे, हम भी गरीब हैं, एकदम बिल्कुल शुद्ध प्योर, वही निरपेक्ष गरीबी है। इसी निरपेक्ष गरीबी को कहा जाता है कि इसी में आने वाले निरपेक्ष गरीब उन व्यक्तियों को कहा जाएगा जो रोटी कपड़ा मकान के लिए दिन रात लड़ता हो, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। और अब तो शायद निरपेक्ष गरीबी के बारे में थोड़ा सा, अब जब तक से बहुआयामी
मल्टी मतलब एमपीआई की बात होने लगी है, बहुआयामी गरीबी की बात होने लगी है, तब तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा अब निरपेक्ष गरीब उनको भी कहा जाता है जिसके पास शिक्षा सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, उसका स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पा रही है, समझ रहे हैं, उसके अंदर स्किल्ड नहीं, उसको भी माना जा रहा है। लेकिन आप निरपेक्ष गरीबी का मतलब यही मान लीजिए कि जो अपनी अभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है बच्चों, इस बात को ध्यान रहो, ये निरपेक्ष गरीब के अंतर्गत आएंगे। आवास की सुविधाएं सभी लोगों को जो है कि आवास दिया जा रहा है, दिया बताया गया 2022 तक जो है सबको आवास की सुविधा हम मुहैया कराएंगे, अब तो 24 तक है, 100% की बात हो रही है। तो वो लोग निरपेक्ष गरीब हैं। अभी उनके लिए देखो, ये अनाज जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके तहत क्या है, आप भोजन ही तो दे रहे हैं, रोटी की ही व्यवस्था हो रही है ना, यहाँ मकान की ही व्यवस्था हो रही है ना आवास योजना के तहत। तो ये भारत में निरपेक्ष गरीबी को दूर करने के ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये लोग शुद्ध गरीब हैं। वही सापेक्षिक गरीबी का मतलब ये है बच्चों, यहीं से समझ लो, सापेक्षिक गरीबी का मतलब ये है कि किसी के सापेक्ष में आप गरीब हैं। मतलब नहीं समझ में आया, फिर से समझो। सापेक्षिक गरीबी का अर्थ है कि तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों मान लो कहीं गए मॉल में कपड़ा खरीदने, तुम्हारा दोस्त मान लो 5,000 की एक शर्ट लेता है और तुम भी उसके साथ गए थे कपड़ा खरीदने, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुमको जो है कि मान लो 1,000 भी दिए थे। अब तुम 1,000 की शर्ट लिए, 5,000 वाली वो ले लिया और तुम 1,000 वाले ढूंढ के ले रहे हो। वो तुमसे कहेगा, ये तुमसे कहेगा कि तुम भी 5,000 वाली ले लो, तो ये जो 1,000 वाला है वो कह देगा कि भैया हम तो आपके सापेक्ष में गरीब हैं। तो यहाँ पे सापेक्षिक गरीबी है। सापेक्षिक गरीबी में क्या होता है ना कि आप किसी के सापेक्ष में गरीब है, आपके बगल वाला कार से चल रहा है, आपके पास जो है कि मान लीजिए मोटरसाइकिल है, तो आप उसके सापेक्ष में गरीब भी है, तो ये सापेक्षिक गरीबी है, समझ रहे हैं। तो सापेक्षिक गरीबी में ये होता है। तो गरीबी के प्रकार में एक निरपेक्ष गरीबी है। इसमें बात ये होती है कि व्यक्ति जो है निर्धनता से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें निरपेक्ष गरीब माना जाता है। निरपेक्ष गरीबी में मनुष्य अपनी बुनियादी जरूरतें भोजन पेयजल स्वच्छता स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव से गुजरता है, समझ रहे हो, ये है। अथवा निर्धनता के अनुमान के लिए गरीबी। अच्छा, अब क्या हुआ, तो निरपेक्ष गरीबी में पता चल गया ना बच्चों के कितने लोग गरीब हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी गरीबी या निर्धनता, निर्धनता का मतलब गरीबी ही है, गरीबी या निर्धनता के अनुमान के लिए कि गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब गरीब पता चला ना, निरपेक्ष गरीब ही असली गरीब है। तो अभी सापेक्ष गरीब जो गरीबी है या सापेक्ष जो लोग गरीब हैं उनको उनको भी अभी सुविधाएं प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको भी और अमीर बनाया जा सकता है और बनाया जाएगा भी। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी तो निरपेक्ष गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। तो एक गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया गया बच्चों की, एक गरीब की गरीबी की लाइन। गरीबी रेखा के बारे में आओ एकदम अच्छे से समझते हो, आज तक सुनते आ रहे हो, गांव घर में भी बीपीएल कार्ड सभी लोग के दिन दिन रात लेकर घूमते हो, किसी को पता ही नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन होती क्या है। तो गरीबी रेखा क्या होती है, इसी को बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है। यानी एक व्यक्ति औसतन यानी एवरेज, अरे यार एवरेज क्यों कहा गया यहाँ पे, इसलिए लिखा गया पहले महीने में तुम 1,000 खर्च किए, दूसरे में 800 खर्च कर दिए और तीसरे में तुम 1,200 खर्च कर दिए, तो 12 8 20 10 30, 3 महीने में 3,000 हो गया, तो 1,000 औसत निकला ना, इसीलिए औसत लिया लिया जाता है। तो एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि जो किसी क्षेत्र में लोगों को निर्धन तथा धनी में विभाजित करती है। जैसे किसी क्षेत्र में मान लो हिंदुस्तान एक क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे से छोटे छोटे क्षेत्र हैं स्टेटों के लेवल पे मान लो, ठीक है। तो इसमें ये बात होगी कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो यूपी की हम बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि प्रति व्यक्ति औसत जो मासिक व्यय को बताने वाली जो रेखा होती है वही गरीबी रेखा है। पहली बात, उदाहरण के लिए सुन लो, 100 रुपया मान लो प्रति माह प्रति आदमी खर्च को सीमा बिंदु मान लिया जाए। मान लो ये हम कह दिए कि जो व्यक्ति 100 रुपया प्रति माह
आपके घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग बच्चों 100-100 रुपया प्रतिमाह यदि आप लोग खर्च कर लेते हो तो आप लोग गरीब नहीं हो। अगर सभी लोग 100-100 रुपया से कम खर्च हो रहा है आपके ऊपर तो आप लोग गरीब हैं। तो ये लाइन हो गई, 100 रुपये वाली क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक है, अब गरीबी रेखा की लाइन समझे। गरीबी रेखा का लाइन क्या है कि व्यक्ति के खर्च करने से मासिक व्यय से लिया गया है। गरीबी रेखा के से नीचे रहने वाली जो जनसंख्या है के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात यानी हेड काउंट रेशियो अथवा निर्धनता अभाव अनुपात पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो कहा जाता है। जैसे मैं बता दूं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या आप काउंट कर लीजिए। जैसे मान लो सपोज दैट हमने कहा कि जो पर व्यक्ति प्रतिमाह 100 रुपया से कम जो लोग खर्च कर रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जो 100 रुपया से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वो सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। तो 100 रुपया से कम खर्च करने वाले लोगों को आप काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए उनका। तो प्रत्येक व्यक्ति की गणना का आप निकालिए। अगर मान लो कि 50 लोग हो गए, पूरे देश में 100 लोग हैं, 80 लोग ऐसे हैं बेटा जो 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, तो ये गरीब माने गए। यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, और ये 80 से ज़्यादा हैं, इसको 80+ कहोगे, 80 से मान लो लास्ट तक है, तो ये लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। यही लाइन है इनके बीच की, तो इनका रेशियो निकलेगा ना, समझ रहे हो। ये 80 लोग क्या है कि 100 रुपया से कम खर्च करते हैं, और ये 80 लोग जो है कि 100 रुपया से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये 100 रुपया वाली क्या बनाई गई, गरीबी रेखा की लाइन बनाई गई। तो इनका अनुपात 80 लोग जो है, और 100 रुपया खर्च करने वाले 80 लोग हैं। टोटल लोग मान लो बच्चों की 120 हैं इस देश में, 80 लोग ऐसे हैं जो 100 रुपया से कम खर्च करते हैं। तो 40 लोग इसमें ऐसे बचे जो 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इनका रेशियो निकलेगा ना 2:1 आया ना। तो यही बात है कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली जनसंख्या का प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात अथवा हेड काउंट रेशियो अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात कहा जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा शीर्ष गणना यानी हेड शीर्ष गणना का मतलब हेड काउंट रेशियो का प्रयोग किया जाता है। मैं कहूँ बच्चों कि भारत में गरीबी का अनुमान आखिर लगाता कौन है। गरीबी रेखा की परिभाषा दे दी, गरीबी की परिभाषा दे दी, या गरीबी रेखा की भी परिभाषा दे दी कि जो व्यक्ति 100 रुपये जो है कि प्रति व्यक्ति 100 रुपया से कम खर्च कर रहा है वो गरीब है। तो अब ये बताओ कि अब कौन सी ऐसी संस्था है जो गरीबी का अनुमान लगाती है। तो हमारे यहाँ एनएसएसओ जो है बेटा एक संस्था है जो हेड काउंट रेशियो से यानी कि शीर्ष गणना विधि से, हेड मतलब सर गणना विधि से जो है कि हमारे यहाँ गरीबी का अनुमान लगाती है। और शीर्ष गणना अनुपात इक्वल टू होता है निर्धनों की अनुमानित संख्या बटा यानी बाई कुल जनसंख्या कर देंगे तो शीर्ष गणना अनुपात निकल आएगा। यानी निर्धनों की अनुमानित संख्या मान लो हम लिख दें 100 है, 40 है, 40 है, और कुल जनसंख्या बच्चों मान लो 60 है इंटू 100। इसको अब जब हम कर देंगे 2 3 ये 33.33 66.66 ये आता है, ऐसे फाइंड किया जाता है। तो भारत में अब समझ गए ना। अब भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय स्तर के बजाय उपभोग स्तर पर आधारित है। मतलब बताया ना, उपभोग का मतलब आप खर्च किए तो सामान खरीदे तो खाए पिए, खाने पीने खर्च करने को ही क्या कहा जाता है, उपभोग। तो भारत में गरीबी आय से नहीं मानी जाती है, उपभोग से मानी जाती है, समझ रहे। जैसे मान लो आप 1 लाख रुपया महीने कमा रहे हो, फिर भी आप महीने में 100 रुपया से कम खर्च कर रहे हो, तो आप देखो भाई उपभोग आप कर ही नहीं रहे हो, बीपीएल में आ रहे हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें।
जो आय इनकम करता है वो उपभोग करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय स्तर से लगाया ही नहीं जाता कौन कितना कमा रहा है, किसकी कितनी इनकम है, बल्कि उपभोग पर आधारित होता है, यानी कौन कितना खर्च करता है उस आधार पर माना जाता है कि आदमी वो गरीब है कि अमीर है। तो वर्तमान में गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग के एक टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एनएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। समझ गए। वर्तमान में नीति आयोग का एक टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो आंकड़ा देता है ना, ठीक है, उस आंकड़े के आधार पर किया जाता है। ठीक, गरीबी रेखा का अनुमान आप समझ ही गए। एक चीज और मैं बता दूं कि भारत में निम्न कारणों से, देखो, रिसाव सिद्धांत स्टार्ट किया गया था। रिसाव सिद्धांत में ये कहा गया कि ऊपर से रिस कर जो है कि नीचे तक चली जाएगी, जिससे उदारीकरण के समय सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा कृषि में निवेश कम उसने किया। इससे कृषि में उत्पादकता में गिरावट आई। ठीक है, कुटीर और ग्राम उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये हम बात ये कर रहे हैं, उदारीकरण का मतलब 1991 की बात कर रहे हैं। चलो इसको बाद में बताएंगे, पहले वो समझा दें। निरपेक्ष गरीबी आपने समझा, गरीबी रेखा आपने समझा, गरीबी रेखा को कैसे निर्धारित किया जाता है ये भी आपने समझा। गरीबी रेखा किस आधार पे, हेड काउंट रेशियो के आधार पे शीर्ष गणना अनुपात में निकाली जाती है ये भी आपने समझा। ठीक है बच्चों, अब आपको हम समझाएंगे कि सापेक्षिक गरीबी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सामान्यतः गरीब सापेक्ष अवधारणा है जिसके अंतर्गत समाज में औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना किसी व्यक्ति उपभोग आय व संपत्ति के अभाव के सापेक्ष में करते हैं। वही बात है, जैसे आप सामान्य आदमी हैं, आपके बगल वाला पड़ोसी बहुत बड़ा मकान, 2 4 10 20 गाड़ियां रखा हुआ है, बहुत सारे उसके पास और तमाम तरह के संसाधन है, तो आप उसके सब सापेक्ष में क्या कहेंगे, भैया हम लोग तो गरीब हैं। समझ रहे हैं, उस सापेक्षिक गरीब है। सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लारेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या है। तो ये सापेक्षिक गरीबी को मापने का ये क्या है, तरीका है। लारेंज वक्र पे आ जाइए बच्चे। 1905 में मैक्स और लारेंज ने इसे विकसित किया था। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय प्रतिशत के नीचे समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता का पता चलता है। लारेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के जितने पास होगा आय की असमानता उतनी ही कम होगी। मैं बता रहा हूँ, इसको टेंशन मत लो। लारेंज साहब ने क्या किया, उसने कहा कि समाज में देखो बच्चों, एक तुम्हारे घर के पड़ोसी बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हारे पास जो है कि उससे आधी प्रॉपर्टी है, हालांकि अब तुम बीपीएल गरीब नहीं हो, यानी ना गरीबी रेखा के नीचे आते हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम अच्छा खासा ठीक ठाक जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे बगल वाला जो है वो 100 200 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके घूम रहा है, तो आप उनके सापेक्ष में गरीब हैं। तो उन्होंने, लारेंज साहब ने ये कहा ना कि एक निरपेक्ष ये समता लाइन है, यानी इस लाइन के पास ये वाली जो कर्व है ना, ये जितना इस लाइन की देखो ऐसे पास जाती जाएगी, समाज में उतनी ज़्यादा जो है आर्थिक समानता आती जाएगी। बात समझे। जैसे देखो ये लारेंज वक्र है ना बच्चे, ये जितना जो है कि इस निरपेक्ष समता रेखा के पास जाती जाएगी उतना समाज में आर्थिक रूप से असमानता कम होती जाएगी। जब दोनों एक दूसरे की सीध पर हो जाएगा तो आर्थिक असमानता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, सभी के पास समान पैसे हो जाएंगे। समझ रहे हो, यानी कि देखो ये आय प्राप्त करने वालों का जो है कि दिया है, ये कुल आय का वो दिया है, यानी कि सभी समान तभी होंगे जब इस लाइन को पकड़े, यानी ये लाइन जितना झूलता रहेगा उतना समाज में असमानता रहेगी। और एक बात बस ध्यान रहे, ये जो कर्व बना है ना, अगर यहाँ से मैं बना दूँ तो इस चित्र का मतलब समाज में बहुत ज़्यादा असमानता है, यहाँ पे बना दो तो इसका मतलब समाज में असमानता कम हो गई, यहाँ पे बना दो थोड़ा और कम हो गई, यहाँ बना दो तो और कम हो गई, और सीधा सीधा लिख दो तो इसका मतलब समाज में समानता
बिल्कुल समाज जो है क्या हो गया, समान हो गया, सब में समानता आ गई, आर्थिक समानता आ गई। समझ गए, ये है लैरेंज वक्र, आप समझ गए होंगे। गिनी गुणांक का है, गिनी गुणांक बच्चों ये क्या है कि लैरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमता का गणितीय मान है, वही आर्थिक विषमता का गणितीय मान यानी डिजिट डिजिट वैल्यू, यानी जो इकोनॉमिक जो है कि इम्बैलेंस है, आर्थिक विषमता है, उसके डिजिट में जब हम दिखाते हैं तो उसी को गिनी गुणांक कहते हैं। इसका न्यूनतम मूल्य 0 होता है तथा अधिकतम मूल्य 1 होता है। ठीक है, इसका जो आप गणितीय मान करेंगे, अंकों में लिखेंगे, इसको लैरेंज वक्र को दर्शाएंगे तो उसी को गिनी गुणांक कहा जाता है। अच्छा, शून्य का अर्थ ये है बेटा कि राष्ट्रीय आय की पूर्ण समानता से, अगर यहाँ पे शून्य मैं लिख दूं तो इसका मतलब उसके राष्ट्र की आय में पूर्ण समानता है, तथा 1 का अर्थ है कि राष्ट्रीय आय में पूर्ण असमान वितरण, ये है। तो शून्य के से एक की तरफ बढ़ते जाता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे से बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 1.0। तो जितना ही शून्य यहाँ है, तो जितना ये शून्य के नज़दीक है उतना जो है कि कम असमानता है। जब शून्य है तब तो बिल्कुल समाज में सभी लोग समान ही हो गए हैं, और जितना ये 1 की तरफ आ रहा है उतना असमानता बढ़ रही है, ये कहानी है। गरीबियों का दुष्चक्र, ये गरीबी का दुष्चक्र बच्चों क्या होता है इसके बारे में समझ लो। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नार्कशे द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि गरीबी का कारण गरीबी है, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये बात समझ में आया? नरकस महोदय ने क्या कहा था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कैसे बताऊं? जैसे तुम गरीब हो, तुम्हारे पास जो है कि आ, अभी तुम अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत मतलब गाड़ियाँ छोड़ो यार, जैसे मान लो और भी अपने स्किल्ड के लिए पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पा रहे हो, तुम एजुकेशन में ना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, हेल्थ के कारण तुम जो है कि स्कूल ही नहीं जा पा रहे हो, तो तुम बच्चे एक ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करके वो आज जो है इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस है, और तुम जो है कि पढ़ाई में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किए क्योंकि तुम गरीब थे। तो गरीब तुम इसलिए हो क्योंकि तुम गरीब हो, यही बात उन्होंने कहा कि गरीबी जो है निवेश नहीं कर पाती, इसलिए दोबारा वो गरीब होती है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, गरीबी के दुष्चक्र में ध्यान से देखिएगा, सर्कल्स ऑफ, वैसे सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में देखो। स्टार्ट हम कहाँ से करवाते हैं, इन्होंने कहाँ से किया हुआ है वहीं से हम भी करेंगे। अगर जैसे मान लो बच्चे की ये गरीबी है, गरीबी के समय तुम्हारे पास संसाधनों का अभाव होता है। संसाधन का मतलब ये है बच्चा कि तुम्हारे पास पूंजी, पैसे का अभाव है, पहली बात। दूसरी बात, और तमाम तरह के अभावों से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे घर भी नहीं है, हमेशा जो है घर की चिंता लगी रहे, उससे असुरक्षा तुम महसूस कर रहे हो, और तमाम तमाम चीज़ें हैं। तो कुल मिला के संसाधनों का अभाव है। संसाधनों के अभाव में ये भी हो सकता है कि आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसके कारण आपका जो है कि संसाधन का अभाव है, आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप उत्पादन क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि आपने एक भी पैसा नहीं लगाया। अगर आप उत्पादन कम कर रहे हैं बच्चों, तब आपकी आर्थिक गतिविधियों का भी कम होना हो जाएगा। आप उत्पादन ही कम किए, 10 किलो उत्पादन ही किए, 9 किलो आप खा गए। एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, 1 किलो बचा, 1 किलो गए मार्केट में बेचने, 20 रुपये मिला आपको, तो आपकी आर्थिक गतिविधि कम होगी कि नहीं? अगर आप उत्पादन करते 1000 केजी और आप उसको 900 केजी बेच देते, आपको मान लो कि फायदा हो जाता 30,000 का, तो आपकी आर्थिक गतिविधि बढ़ी ना, अर्थ बढ़ा ना। हाँ, तो उससे क्या होगा कि रोजगार ऑलरेडी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? यदि आपकी आर्थिक गतिविधि बढ़ जाती, 30,000 हो जाता, तो आप आते तो अपने बच्चों को भी, अपने और दोस्तों को, अपने भाइयों को भी आप उस बिजनेस में लगा देते हैं कि 30,000 का जो है कि लाभ हुआ है, अब इससे चलो 10-10 हज़ार तुम लोग लो, और जो है कि रोजगार के और काम स्टार्ट किए जाएं, तो रोजगार कम हो जाएगा, और रोजगार कम रहेगा तो आपके पास इनकम कम रह जाएगी।
अच्छा, जब आपकी इनकम ही कम रही तो आप बचत भी बहुत कम कर पाएंगे। और जब बचत आपकी कम हो जाएगी, एक भी 10 रुपया बस बचा आपकी जेब में, तो आप फिर निवेश कहाँ करेंगे उसको? कहीं नहीं निवेश कर पाएंगे, वो 10 रुपये लेके रह जाएंगे। इसी फिर जब कम निवेश हो जाएगा तो आप ऑलरेडी फिर क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति गरीब इसलिए है बच्चों, क्योंकि वह क्या है? गरीब है। समझिए, ये दुष्चक्र होता है गरीबी का अनुमान। स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी का अनुमान और स्वतंत्रता के बाद हमने गरीबी के अनुमान लगाने स्टार्ट किए। तो स्वतंत्रता से पहले गरीबी के अनुमान के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में उन्होंने गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था। और उन्होंने कहा था बच्चों ना कि भारत में 1867-68 में के साल को उन्होंने आधार वर्ष माना था और कहा था 16 से 35 रुपया थी। उन्होंने न्यूनतम आधारभूत चावल आटा दाल मटन सब्जी की लागत पर ये जो है कि क्या निकाला था रेशियो। अब इसके बाद हम आएंगे धीरे धीरे, सॉरी, देख लिया आपने आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी। अब आज़ादी के बाद की बात हम करेंगे। आज़ादी से पहले की स्थिति आपने देख ही लिया। हाँ, आज़ादी से पहले एक सुभाष चंद्र बोस द्वारा और जवाहरलाल नेहरू, हाँ, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से गरीबी का अनुमान लगाया गया, जिसमें उन्होंने कहा ना, नेहरू ने कहा कि 15 से 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह जो खर्च करता है, उससे ऊपर जो करता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है, नहीं तो बाकी उससे नीचे करने वाले सारे लोग क्या हैं? गरीब हैं। सोचिए, 15 से 20 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति की बात हो रही थी 1938 में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो दो लोगों की बात हो गई। अब गरीब आज़ादी के बाद जो गरीबी की बात है उस पर हम आते हैं। तो आज़ादी के बाद की बात स्टार्ट हुई। सबसे पहले आप देखेंगे कि 1962 में गाडगिल समिति बनी। उसने कहा कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपया उपभोग के व्यय यानी खर्च करने के दर को 20 रुपया गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया। यानी कि 20 रुपया से जो नीचे या 20 रुपया से जो नीचे खर्च कर रहा है 1962 में, वो गरीब है। गाडगिल समिति को ध्यान देना, सबसे पहले आज़ादी के बाद गाडगिल समिति ने ही 1962 में गरीबी रेखा तथा गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है। 1971 में बच्चों आप देखोगे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसओ ने आंकड़ों के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकंठ दांडेकर और यनेरथ द्वारा किया गया। एनएसओ के आंकड़ों के आधार पर एनएसओ से आंकड़ा लिया गया, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, इनकम क्या है उनकी, उस आधार पे जो है कि वैज्ञानिक विधि से जो 1971 में नीलकंठ दांडेकर, भूलिएगा मत बच्चों, और यन रथ द्वारा जो है कि गरीबी रेखा का अनुमान लगाया गया। गाडगिल की बात ये है 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर, हाँ, वैज्ञानिक आधार पर। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा, नीलकंठ दांडेकर और एनर रथ द्वारा कहा गया कि जिनमें जीवन निर्वाह या बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर इन्होंने क्या कहा देखो बात किसकी आ रही है, सबसे पहले अभी तक पैसे की हो रही थी। नीलकंठ दांडेकर और एन रथ ने कहा कि न्यूनतम कैलोरी खपत को आधार बनाया जाए और इन्होंने ग्रामीण तथा शहरी दोनों के लिए 2250 किलो कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया। इसका मतलब समझ लो कि नीलकंठ दांडेकर और एन रथ ने क्या कहा कि जो व्यक्ति एक दिन में 2250 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है भोजन के माध्यम से, यानी आप जितना खाना खाते हैं 2 थाली 3 थाली 10 थाली दिन भर में, उसकी कैलोरी निकाली जाएगी कि उस भोजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा थी। अगर 2250 किलो कैलोरी ऊर्जा भोजन कर पा रहे हैं एक दिन में, तब आप गरीब नहीं हैं। और उससे कम है आपको मिल रहा है, तब आप गरीब हैं। यानी सबसे पहले न्यूनतम कैलोरी वाली बात कहाँ आई, नीलकंठ दांडेकर और रथ द्वारा 1971 में। ठीक है। 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने गरीबी को प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया योजना आयोग ने। 1979 में जब अलग समिति बनी तो 1973-74 को आधार वर्ष मानकर इसने अलग समिति ने 2400 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए
प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों और 2100 कैलोरी जो है शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया है। कि अलग समिति ने कहा 1973-74 में कि जो व्यक्ति शहरी अगर कोई है तो उसको 2100 कैलोरी प्रतिदिन लेनी होगी, अगर ले रहा है तो वह गरीब नहीं है। आज जो व्यक्ति गांव में रहता है अगर वो 2400 कैलोरी भोजन उसको मिल जा रहा है तो वो क्या है, वो गरीब नहीं है। 2400 कैलोरी का मतलब आप समझ लो ना बच्चों। मान लो 1 गिलास दूध हो गया, 10 रोटी हो गई दिन भर में दोनों मीटिंग मिला के, 1 किलो चावल हो गया और 3-4 गिलास दाल हो गई, एक आध अंडे आपको मिल जा रहे हैं, एक आध फल आप कहीं से इधर उधर से लहा ले रहे हैं, इससे आपकी हो जाएगी। ठीक है। टीडी लकड़ावाला की अध्यक्षता में 1993 में एक समिति बनी जिसने कहा, मुद्रा समिति बनी, उसने मूल्य को समायोजित करके शहरी क्षेत्र और में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक, श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूर का उपयोग किया। लकड़ा वाला जो समिति 1993 में बनी, इसने कहा कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक ये शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए आधार बनाया, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर ये गांव के क्षेत्रों के लिए क्या बनाया, एक जो है कि पैमाना बनाया कि इस आधार पे ये देखा जाएगा कि उनकी क्या उपभोग का स्तर, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना वो कैलोरी ले रहे हैं, उस आधार पे देखा जाएगा, ये लकड़ा वाले ने कहा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में बनी तथा इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अच्छा, इन्होंने गरीबी को बहुआयामी माना, चलो भाई ठीक है, यूएनडीपी ने भी माना था, नीति आयोग भी हमारी जो है कि बहुआयामी ही गरीबी को मानती है। ठीक है। उसके बाद हमने निरपेक्ष गरीबी पढ़ी थी, केवल गरीबी के बारे में बात की, सापेक्ष गरीबी पढ़ी तो वो बहुआयामी थी। देखो बच्चों, क्योंकि एक दोस्त जो है जो 1,000 वाला शर्ट था, एक 5,000 वाला जो खरीद रहा था, ठीक है, तो वो बहुआयामी थी। उसके बाद ये सुरेश तेंदुलकर, हाँ गरीब भाइयों, इन्होंने कैलोरी उपागम के बाजार, खाद्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना। इन्होंने कहा कि भैया कैलोरी तो ठीक है, लेकिन खाद्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पे जो पारिवारिक खर्च हो रहा है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी जो है खर्च, गरीबी का मापन का आधार माना इन्होंने। तेंदुलकर समिति में मैं एक बात बता दूं बच्चों कि तेंदुलकर समिति में ऐसा माना जाता है कि तेंदुलकर समिति ने केवल कैलोरी ऊर्जा यानी कि खाने की जो ऊर्जा है उसी के आधार पे नहीं, साथ साथ उन्होंने खाद्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पे भी अगर आपके परिवार में खर्च हो रहा है तो उसको भी इन्होंने आधार बनाया। तेंदुलकर की विधि क्या थी, इन्होंने कहा, तेंदुलकर का विधि को देख लो बच्चों। अब तेंदुलकर इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जोड़ रहे हैं, दोनों ऐड कर रहे हैं, उसके बावजूद देख लो बच्चों तेंदुलकर समिति, ग्रामीण यानी रूरल इंडिया है, शहरी भारत यानी अर्बन इंडिया है। इसमें कहा कि जो 816 रुपया से कम खर्च कर रहा है महीने में, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 816 रुपया से कम खर्च कर रहा है गांव में तो वो गरीब है, और एक व्यक्ति 1,000 रुपये से कम खर्च कर रहा है शहरों में तो वो गरीब है। इस आधार पे 25% गरीबी उन्होंने गांव में बताई थी और 13.7% उन्होंने शहरों में बताई थी, और पूरे भारत में 21% गरीबी बताई थी। ठीक है। लेकिन तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाव जो दिया गया, समिति के सुझाए गए बदलावों के आधार पर गरीबी अनुमानों का संग्रहण होता है। आज वर्तमान में भारत सरकार क्या करती है कि तेंदुलकर समिति के सुझाए गए सुझाव जो दिए गए थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, और उनके बदलावों के आधार पर जो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य जोड़ा, इस आधार पर आज गरीबी का अनुमान करती है। सी रंगराजन समिति 2012 में बनी, 14 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने तेंदुलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार किया, परंतु मासिक व्यय को थोड़ा ऊंचा कर दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया तेंदुलकर समिति तो ठीक है, लेकिन तेंदुलकर समिति जो 816 रुपया एक महीना में की है, समझ रहे हैं, और ये जो 1,000 रुपये एक महीना में शहरों के लिए, 816 रुपये गाँव के लिए, इसको आप बढ़ाइए, इसका पैसा थोड़ा बढ़ाइए, ये कम है। और इन्होंने जो है कि जो कैलोरी है उसकी बात की कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 किलो कैलोरी होनी चाहिए, जिसमें 48 ग्राम प्रोटीन, 28 ग्राम वसा प्रतिदिन होना चाहिए, तथा शहरी क्षेत्रों में 2090 किलो कैलोरी इन्होंने कहा, और 50 ग्राम उसमें प्रोटीन, 26 ग्राम वसा इन्होंने मानक रखा। ठीक है। इन्होंने कहा कि कैलोरी तो आप दे रहे हैं, साथ साथ देखो बच्चों प्रोटीन भी दो। इन्होंने सरकार को कहा कि देखो
सरकार प्रोटीन भी दो, वसा यानी फैट भी दो, ठीक है, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें, शरीर की बनावट हो। ये सब बारे रंगराजन ने कहा कि देखो बच्चों, यहाँ वो 816 किए थे तो इन्होंने 972 कर दिया ग्रामीण भारत के लिए एक महीने का, और शहरी भारत के लिए इन्होंने 1407 रुपये कर दिया। इस आधार पे भी देखो इनके पास 30% गरीब हो गए, उनके पास कम थे ना, पैसा कम था फिर भी गरीबी कम दिखाए थे। यहाँ पे पैसा बढ़ाने के बाद भी इतने लोग गरीब ये दिखा रहे हैं, और शहरी में 26% और टोटल भारत में 29.9% गरीबी इन्होंने दिखा दी। ठीक है, यानी खामियां कुछ थी, इन्होंने रंगराजन समिति ने इसको ज़्यादा दिखाया है। अब रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 972 रुपया प्रति माह, यानी उन्होंने कह दिया कि 32 रुपये 40 पैसा एक दिन का, और 1407 रुपया उन्होंने शहरी के लिए बताया था, यानी 46 रुपया 90 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर जो खर्च करता है। यानी गांव में अब 32 रुपया खर्च कर लेते हैं एक दिन में, या उससे ऊपर करते हैं तो अब गरीबी रेखा के ऊपर है, उससे नीचे करते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति एक दिन में $2.5 प्रतिदिन से कम खर्च करता है तब वो गरीब है। इसका मतलब ये है बच्चे, $2.5 का मतलब है कि मान लो कि 8 दुना के 16 4 20, 200 रुपया से कम अगर आप प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं तब आप गरीब हैं। ये विश्व बैंक कह रहा है $2.5। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने क्या कहा कि $1.5 जो व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कर रहा है वो जो है कि गरीबी रेखा के ऊपर है। $1.5 का मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि 120 रुपया। यानी सबसे अच्छी परिभाषा हमको जो है कि इस समय विश्व बैंक की लग रही है, हालांकि ये $2.5 नहीं, कम से कम इसको $3 करना चाहिए। ठीक है ये है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के बारे में ये बात हो ही गई। अच्छा, मैं मैकेंजी ने गरीबी रेखा को सशक्तिकरण के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि गरीबी रेखा नहीं, सशक्तिकरण लाइन एक हम बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको बाद में देखते हैं बच्चों, इसके बाद आगे वाला पार्ट बाद में देखेंगे। यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।